हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। क्या? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जो आगे के पूरे चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा। क्लियर है? चलिए, तो हेडिंग देंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिफाइनिंग फीचर और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आपको नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, और एनसीईआरटी आप जरूर 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 पढ़ना है आपको। क्लियर? चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को बनाएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है सर? हाँ भाई, डाइवर्सिटी क्या है? तो लार्ज वेराइटी ऑफ एनीथिंग क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी कहलाता है, ठीक है भाई। वेरियस डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म, वेरियस टाइप्स के लिविंग या नॉन लिविंग मटेरियल्स को आप क्या बोल सकते हो भाई? डाइवर्सिफाई बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिफाई। डिफरेंट डिफरेंट कलर का पेन, तो डिफरेंट टाइप्स का पेन यानी पेन्स का क्या हो गया? डाइवर्सिटी आ गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट के क्या हो गए? डाइवर्सिटी हो गया। तो डाइवर्सिटी क्या होता है? अगर सिंपली डाइवर्सिटी अगर बोला जाए तो क्या होता है? अगर देखो भाई, डिफाइन नहीं किया गया है लिविंग या नॉन लिविंग, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेराइटी ऑफ, लार्ज वेराइटी ऑफ एनीथिंग। लार्ज वेराइटी ऑफ एनीथिंग क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी कहलाता है। नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी। क्या? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो लार्ज वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अगर आगे बायो लग गया इसका मतलब लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग स्पीसीज, लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? बायोडाइवर्सिटी कहलाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। नेक्स्ट एक टर्म है टैक्सोनॉमी। क्या है भाई? टैक्सोनॉमी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है ना, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या कहलाता है? बोलिए, अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा टैक्सोनॉमी क्या कहलाता है। बोलो भाई, टैक्सोनॉमी क्या कहलाता है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। जो हमारे अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म है, यानी डाइवर्सिटी जो है ना अपने अर्थ का, वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसी का क्लासिफिकेशन करना क्या कहलाता है? बोलो ना, इसी का क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो टैक्सोनॉमी क्या है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी क्या है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या? टैक्सोनॉमी कहलाता है। देखिए भाई, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए, उसमें मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। क्या होते हैं? मेनली 4 स्टेप्स होते हैं, यानी टैक्सोनॉमी का मेनली 4 स्टेप्स होता है। पहला होता है कैरेक्टराइजेशन, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपको क्या करना है? उसका क्लासिफिकेशन करना है, तो आपको मेनली 4 स्टेप्स में जाना होगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कैरेक्टराइजेशन। क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन। दूसरा स्टेप जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन। पहला क्या हो गया? कैरेक्टराइजेशन। दूसरा क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन। तीसरा क्या हो गया? नोमेनक्लेचर। क्या? नोमेनक्लेचर। और सबसे लास्ट में क्या आएगा? क्लासिफिकेशन। क्या? क्लासिफिकेशन। यानी टैक्सोनॉमी करना है। टैक्सोनॉमी मतलब प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करना है तो आपको कितना स्टेप्स से होके जाना पड़ेगा?
4 स्टेप से जाना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज कैरेक्टराइजेशन, सेकेंड बोलो आइडेंटिफिकेशन, थर्ड नोमेनक्लेचर एंड फोर्थ क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन। फोर्थ में क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन। यानी टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स, क्या लिखेंगे, टैक्सोनॉमी इंक्लूड्स taxonomy include study of following 4 steps, study of following 4 steps। टैक्सोनॉमी में मेनली 4 स्टेप्स होता है। कौन कौन सा? पहला तो हो गया कैरेक्टराइजेशन। क्या हो गया? कैरेक्टराइजेशन। सर कैरेक्टराइजेशन क्या है? अभी कैरेक्टराइजेशन क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर क्या कहलाता है? कैरेक्टराइजेशन कहलाता है। एक बार फिर से, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको क्लासिफाई करना है, क्या क्लासिफाई करना है, तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं? कैरेक्टराइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर। क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर। क्या करते हैं? डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट में हम क्या करते हैं? कैरेक्टराइजेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे मान लेते हैं, चलिए हम कुछ कैरेक्टर्स बता रहे हैं ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म है जिसके पास विंग्स है। क्या भाई? विंग्स है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है और 2 बड़े बड़े एंटीना है। उसका जो बॉडी है ना वो काइटिनियस बॉडी है। क्या? काइटिनियस बॉडी है, ठीक है। तो बताइए, ये जो हम आपको कैरेक्टराइजेशन किए, मतलब कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिए। क्या? कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन दिए कि भाई ऑर्गेनिज्म है, उसके पास 2 एंटीना है, कंपाउंड आई होता है, वो उड़ सकता है मतलब फ्लाई कर सकता है, और उसके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है, 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंट अपेंडेजेस है। तो कुछ कैरेक्टर्स बताए। क्या? कैरेक्टर बताए। तो जैसे ही हम कैरेक्टर्स को बता रहे हैं, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल आप आइडेंटिफाई कर पाए। क्या है वो सिर्फ कॉकरोच के बारे में आप बात कर रहे हैं या इंसेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? किसके बारे में? इंसेक्ट्स या कॉकरोच के बारे में बात कर रहे हैं। वेरी गुड। यानी कि जैसे ही हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो आप उसको क्या कर लेते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन में होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? कैरेक्टराइजेशन करते हैं। जैसे ही कैरेक्टराइजेशन बताते हैं, आपके दिमाग में आ गया भाई, आप उसको आइडेंटिफाई कर लिए। जैसे आइडेंटिफाई कर लिए वैसे आप उसको क्या दिए? नाम दे दिए कि सर ये तो क्या है? कॉकरोच है। क्या है ये? कॉकरोच है। यानी कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं? टैक्सोनॉमी का वैसा ब्रांच, नोमेनक्लेचर क्या? टैक्सोनॉमी का वैसा ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को एक नेम देते हैं, उसको क्या कहते हैं? नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को कैसा नेम देते हैं? साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम साइंटिफिक नेम देते हैं। चलिए आगे। तो यहाँ पे हो गया नोमेनक्लेचर, हो गया आइडेंटिफिकेशन, हो गया कैरेक्टराइजेशन, हो गया। चलिए लास्ट में क्या करते हैं? जब हम कैरेक्टराइजेशन कर दिए, ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर दिए, ऑर्गेनिज्म को नाम भी दे दिए, तब हम बोलते हैं भाई इसको किस में रख दो? इसको इंसेक्ट में रख दो। क्या? इसको इंसेक्ट में रख दो। यानी सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है? क्लासिफिकेशन। क्या होता है? क्लासिफिकेशन। तो ये टैक्सोनॉमी के मेनली 4 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड बोलो ना क्लासिफिकेशन। तो ये इसी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। समझ में आ गया? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी? क्या पूछा जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमी? पहला ऑप्शन रहेगा इस तरह से, कैरेक्टराइजेशन,
किस तरह से रहेगा सर? तो पहला ऑप्शन रहेगा कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन। दूसरा ऑप्शन रहेगा क्लासिफिकेशन, देन कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर। इस तरह करके 4 ऑप्शन बनेगा। तो जो पहला ये वाला जो है ना, पहले इस तरह से जो सीक्वेंस होगा कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ये जो सीक्वेंस होगा यही क्या होगा? सही होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे आएगा? तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। नीट का बात कर रहे हैं, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो टेक्सोनॉमी के मेनली 4 स्टेप्स होते हैं, आपको ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए। एक बार मेरे साथ बोलेंगे। पहला स्टेप क्या है? कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर और सबसे लास्ट में क्या हुआ? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन में हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर देते हैं। किसके बेसिस पे? तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट फाइलम्स में, डिफरेंट किंगडम में हम क्लासिफाई कर देते हैं। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या भाई? क्लासिफिकेशन इज arrangement of organism. Classification is arrangement of organism into group and subgroup, on the basis of similarities and dissimilarities. सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप और सब ग्रुप में क्लासिफाई करना क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो ये तो हो गया टेक्सोनॉमी। एक बार रिकैप करते हैं। टेक्सोनॉमी क्या होता है? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी कहलाता है। टेक्सोनॉमी में मेनली 4 स्टेप होता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब जैसे हम मान लो तुमको, हालांकि देख तो अभी भी नहीं है, लेकिन देख, मान लो तुमको हम आज देख रहे हैं, ठीक है, और 4 साल के बाद देखें, तो सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? कैरेक्टराइजेशन करेंगे कि भाई बच्चे क्लास में बिल्कुल नहीं बोलते थे, एकदम चुप रहते थे, ठीक है, जो भी बोलता था टीचर ही बोलता है ना। ऑनलाइन एजुकेशन में ऐसा होता है कि बच्चे कुछ नहीं बोलते, सिर्फ टीचर ही बोलते हैं। खैर यहाँ पे आइए, तो सबसे पहले हम आपका कैरेक्टराइजेशन करेंगे कि बीच बीच में बहुत सारा सवाल पूछता था, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछता था। तुम्हारा छोटा बाल है, ठीक है, हाइट थोड़ा सा कम है, इस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर पहचानेंगे अच्छा अनिकेत तुम्हारा नाम है, तो यानी आइडेंटिफाई कर। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन। अच्छा तुम एमएफ बैच में पढ़ता था। क्या? एमएफ बैच में पढ़ता था, 11th क्लास में हमसे पढ़ता था, तो आइडेंटिफाई कर लिए। फिर हम क्या देंगे? तुम्हारा नेम देंगे कि भाई अच्छा तुम्हारा नाम ये है ना, अनिकेत नाम है। और फिर क्या कर दिया जाएगा? क्लासिफाई करेंगे कि बच्चा कैसा था, कमजोर बच्चा था या बेवकूफ बच्चा था। समझ में आ गया? इस तरह से क्लासिफिकेशन काम करता है। कैरेक्टराइजेशन सबसे पहले, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, फिर क्लासिफिकेशन। क्लियर है यहाँ पे? आगे फिर हम बढ़ेंगे, इससे और बढ़िया एडवांस सिस्टम आया जिसमें ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या? सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है, सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या होता है? तो सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये टैक्सोनॉमी से थोड़ा सा ज्यादा एडवांस लेवल का बात हो गया। क्या? सिस्टमैटिक्स। चलिए देखते हैं सिस्टमैटिक्स को जो साइंटिस्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था वो थे लीनियस। कौन थे? लीनियस। ये आपको याद रखना है कि लीनियस सिस्टमैटिक्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो हेडिंग देंगे सिस्टमैटिक्स। क्या होता है? ब्रांच रिलेटेड टू टेक्सोनॉमी क्या कहलाता है? सिस्टमैटिक्स कहलाता है। क्लियर? सिस्टमैटिक्स क्या है? वैसा ब्रांच है जो टेक्सोनॉमी से रिलेटेड है। इसका मतलब आप समझ गए,
सर यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म का क्या किया जाता होगा, क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स क्या होता है भाई, ब्रांच रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी, ब्रांच रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी, ब्रांच रिलेटेड टू टैक्सोनॉमी क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स कहलाता है। सिस्टमैटिक एक ग्रीक वर्ड सिस्टेमा से आया हुआ है, कहां से आया भाई, सिस्टेमा से आया हुआ है। सिस्टेमा का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स कहलाता है। और सबसे पहले इसको जो इंट्रोड्यूस किए थे वो थे कौन, लीनियस। कौन थे भाई, लीनियस, इंट्रोड्यूस्ड बाय लीनियस। तो लीनियस ने इसको क्या किया था भाई, इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको याद रखना है, लीनियस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। चलिए आगे आते हैं। ये जो सिस्टमैटिक्स है ना, ये ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और टैक्सोनॉमी, क्या टैक्सोनॉमी यानी उसके क्लासिफिकेशन और उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है। सिस्टमैटिक्स किसको बताता है, तो ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और क्लासिफिकेशन को बताता है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं भाई ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करो, तो आप ऐसा बोलते हैं ना क्या, कि सर सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आया वो क्या हुआ, फिश आया, फिश से क्या आ गया, एम्फीबियंस आए, एम्फीबियन से क्या आ गए, बोलो ना, एम्फीबियन से क्या आ गया, सबसे पहले फिश, एक्वेटिक मैमल, एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले फिश, फिर एम्फीबियंस आए, एम्फीबियंस के बाद क्या है, रेप्टाइल्स आया, रेप्टाइल्स के बाद क्या आया, बर्ड आया, और बर्ड के बाद क्या है, कुछ मैमल्स इवॉल्व हुए। ऐसा कुछ आप पढ़ रखे हैं। तो ये क्या हुआ, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हुआ, यानी हम जो आपको क्लासिफिकेशन आप जो पढ़ रहे हैं ये एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड में पढ़ रहे हैं। तो सिस्टमैटिक्स आपको यही बताता है, क्या ये टैक्सोनॉमी को तो डील करता है, यानी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन को तो डील करता है, और साथ ही साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी बताता है, ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। कि भाई ये एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। कहने का मतलब है पहले इवॉल्व कौन हुआ है, पहले एम्फीबियंस आया या पहले रेप्टाइल्स आया। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स के लिए, एम्फीबियंस कैसे रेप्टाइल्स को बनाता है, कैसे इवॉल्व हुआ होगा, ठीक है। तो कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी समझाता है कौन, सिस्टमैटिक्स। कौन समझाता है, सिस्टमैटिक्स। लेकिन टैक्सोनॉमी क्या, तो टैक्सोनॉमी सिर्फ क्लासिफिकेशन, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को समझाता था, लेकिन सिस्टमैटिक ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को तो समझाता ही है, साथ ही साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी बताता है। उसको क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। तो लिखेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, सिस्टमैटिक्स क्या है, branch of biology dealing with taxonomy, along with dealing with taxonomy, along with evolutionary relationship between organisms, evolutionary relationship between organisms। हाँ भाई, तो चलिए सिस्टमैटिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम टैक्सोनॉमी को तो डील करती हैं, किसके साथ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ, किसके साथ, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म के साथ। क्लियर है। तो ये था पूरा सिस्टमैटिक्स के बारे में। ये जो सिस्टमैटिक्स है ना, अब देखो जैसे क्लासिफिकेशन है, कैरेक्टराइजेशन है, बस हम एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे कैरेक्टराइजेशन करते हैं, किसमें, टैक्सोनॉमी में। क्या
टेक्सोनॉमी में जो कैरेक्टराइजेशन की है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म की, वो एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे, ठीक है। और सिस्टमैटिक्स में भी जो कैरेक्टराइजेशन करते हैं वो एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पर ही करते हैं, ठीक है। लेकिन खैर इसके बाद आएगा और ज्यादा एडवांस सिस्टमैटिक्स, जिसको कहते हैं नियो सिस्टमैटिक्स या न्यू सिस्टमैटिक्स या बायो सिस्टमैटिक्स, ठीक है। वो कौन दिया था? वो दिया था जूलियन हक्सले ने। किसने दिया था? जूलियन हक्सले ने। लेकिन अभी थोड़ा सा देखेंगे सिस्टमैटिक्स किस पे डिपेंड करता है भाई। तो सिस्टमैटिक्स सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस पे? ये जो डिस्क्रिप्शन देता है ऑर्गेनिज्म का, वो कौन से बेसिस पे? इंटरनल या एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्सोनॉमी हो या सिस्टमैटिक्स हो, ये ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन देता है सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे। किसके? एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे। तो लिखेंगे इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ, इट इंक्लूड description of, it include description of external morphological character, external morphological character it includes description of external morphological character of प्लांट और एनिमल। ये प्लांट और एनिमल के सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करता है। सिर्फ उसी का क्या देखता है भाई? डिस्क्रिप्शन देखता है। इसके कुछ समय के बाद आया नियो सिस्टमैटिक्स। क्या? नियो सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इंट्रोड्यूस कौन किया? आपको जवाब देना है। लीनियस ने किया था। किसने किया था? लीनियस ने। ये सिस्टमैटिक्स जो है ना, वो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करता है, लेकिन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे भी करता है। किसके बेसिस पे? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे करता है। सिस्टमैटिक्स ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टराइजेशन करता है, जो कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन देता है, वो सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे देता है, यानी सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे देता है। लेकिन इसमें कुछ डिमेरिट्स था। क्या भाई? कुछ डिमेरिट्स था। ये इंटरनल अपीयरेंस के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का, या इंटरनल अपीयरेंस के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को का डिस्क्रिप्शन नहीं करता था। अब देखो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो है ना, वो काफी वेरिएबल होते हैं। क्या होते हैं? काफी वेरिएबल होते हैं। अब जैसे प्लांट हाइट, ये एक्सटर्नल अपीयरेंस हो गया, ये काफी वेरिएबल है। अगर किसी प्लांट का हाइट 5 साल में 10 फीट हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 फीट हो जाता है। तो ऐसा भी होता है कि किसी प्लांट का हाइट 5 साल में कितना हो गया भाई? 15 फीट हो गया। ये भी क्या है? पॉसिबल है। तो देखो समय सेम मिला, लेकिन एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। तो एक्सटर्नल अपीयरेंस काफी अनस्टेबल होता है, इसलिए हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिज्म को, प्लांट को या ऑर्गेनिज्म को, वो एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे और इंटरनल अपीयरेंस दोनों के बेसिस पे करेंगे। क्लियर है? जो सिस्टमैटिक था वो प्लांट्स को जो क्लासिफाई किया, प्लांट्स को वो सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासिफाई किया। और एक्सटर्नल अपीयरेंस में भी क्या लिया? वो रूट के कैरेक्टर्स को लिया, सूट के कैरेक्टर्स को लिया। सूट में क्या? लीव्स, फ्लावर, स्टेम्स के कैरेक्टर को लिया। समझ में आ गया? तो ये सब कैरेक्टर ऐसा है ना, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण चेंज होता है। अब किसी भी क्लासिफिकेशन के लिए आप एक्सटर्नल अपीयरेंस को लीजिएगा तो वो क्या होगा? हाईली वेरिएबल होता है। क्या? हाईली वेरिएबल होता है, स्टेबल सिस्टम नहीं होता है। इसीलिए सिस्टमैटिक्स का ये ड्रॉबैक है कि ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया है, क्या? ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। तो ये गलत हो गया। आगे जाके कुछ समय के बाद न्यू सिस्टमैटिक्स आया। क्या आया? नियो सिस्टमैटिक्स। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे नियो सिस्टमैटिक्स। नियो सिस्टमैटिक्स जो है ना, वो प्लांट्स के एक्सटर्नल अपीयरेंस को तो लिया ही, साथ ही साथ इंटरनल अपीयरेंस को लिया। क्या? एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को लिया, साथ ही साथ इंटरनल कैरेक्टर्स को भी लिया, और साथ ही साथ प्लांट्स के फ्लोरल कैरेक्टर्स का भी स्टडी किया। फ्लोरल कैरेक्टर का मतलब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स का स्टडी किया। क्या? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स का स्टडी किया। तो न्यू सिस्टमैटिक ज्यादा एडवांस है। क्या भाई? ज्यादा एडवांस है। समझ में आ गया? क्योंकि ये एक्सटर्नल अपीयरेंस एज वेल एज इंटरनल अपीयरेंस एज वेल एज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पे के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? क्लासिफाई करता है।
सर क्या ये इवोल्यूशनरी बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई नहीं किया? नहीं भाई, बिल्कुल। ये जो नियो सिस्टमैटिक है ये ऑर्गेनिज्म को इवोल्यूशनरी बेसिस पे भी क्या किया? क्लासिफाई किया। क्या? इवोल्यूशनरी बेसिस पे भी क्लासिफाई किया। यानी ये ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए सारे कैरेक्टर्स को क्या किया? अपने सिस्टम में इंक्लूड कर लिया। समझ में आ गया? तो क्या बन गया? नियो सिस्टमैटिक्स। नियो सिस्टमैटिक्स क्या है? तो ये भी बायोलॉजी का वैसा ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म के प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है ये एक्सटर्नल बेसिस पे होगा, इंटरनल कैरेक्टर्स के बेसिस पे होगा, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे होगा, एज वेल एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे होगा, एज वेल एज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है सबसे अच्छा रिसेंट और एडवांस मेथड कौन सा है, तो आप बोलिएगा नियो सिस्टमैटिक्स के अकॉर्डिंग क्या कीजिए? ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कीजिए। क्या? नियो सिस्टमैटिक्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कीजिए। नियो सिस्टमैटिक्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो नियो सिस्टमैटिक्स को इंट्रोड्यूस किया था जूलियन हक्सले ने। किसने? जूलियन हक्सले ने। नेक्स्ट देंगे नियो सिस्टमैटिक्स। नियो सिस्टमैटिक्स को न्यू सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं, या इसको बायो सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो सिस्टमैटिक्स। क्लियर है? अरे बोलो भाई, क्लियर है? अब किसने इंट्रोड्यूस किया था भाई? जूलियन हक्सले। जूलियन हक्सले ने इंट्रोड्यूस किया था। इट इंक्लूड्स, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ। सर पढ़ क्या रहे हैं? और भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं? टैक्सोनॉमी पढ़ा रहे हैं, सिस्टमैटिक्स पढ़ा रहे हैं, नियो सिस्टमैटिक्स पढ़ा रहे हैं। भाई देखो हम तुमको क्या पढ़ा रहे हैं, समझो पहले। हम आपको पढ़ा रहे हैं कि द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का नाम है और हमारे अर्थ पे डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। अगर आप इस सबको पढ़ने जाइएगा तो आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? सारे ऑर्गेनिज्म का स्टडी आप अपने पूरे लाइफ में कर ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या किए हैं? ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिए हैं? क्लासिफाई कर दिए। ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। तो हम वही पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन का कौन कौन सा तरीका है। पहला तरीका है क्लासिफिकेशन का टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी में पहला तरीका है ऑर्गेनिज्म को उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे क्लासिफाई करते थे। समझ में आ गया? और टैक्सोनॉमी में मेनली 4 स्टेप्स आता था। कौन कौन सा? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया? इससे बात नहीं बना, इसका ड्रॉबैक था कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को नहीं जोड़ा। तो लीनियस एक अपना नया क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई करता था, साथ ही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासिफाई करता था। क्या? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे क्लासिफाई करता था। इसमें भी कुछ डिमेरिट आया कि भाई लीनियस जिस कैरेक्टर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते थे वो कैरेक्टर काफी अनस्टेबल था, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण बदल जाता था, यानी सही क्लासिफिकेशन सिस्टम नहीं था। क्लियर है? उसके बाद जूलियन हक्सले आए जो नियो सिस्टमैटिक्स दिए। नियो सिस्टमैटिक्स में भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है, ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स लिया गया, इसमें जो डिस्क्रिप्शन लिया गया ऑर्गेनिज्म का, वो एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन लिया गया, इंटरनल डिस्क्रिप्शन लिया गया। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव डिस्क्रिप्शन लिया गया, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को देखा गया और साथ ही साथ जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा गया। क्या? जेनेटिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखा गया। तो ये सबसे रिसेंट टेक्निक्स है जिससे आप ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई करना इंपॉर्टेंट क्यों है सर ऑर्गेनिज्म को? क्योंकि देखो भाई लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज है,
और इन लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज को आप क्लासिफाई नहीं करेंगे। अब जब क्लासिफिकेशन कर देंगे ना तो बस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को पढ़ना होता है। क्या? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को पढ़ना होता है। समझ में आ गया? सारे ऑर्गेनिज्म को आप नहीं पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए, इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल कैरेक्टर्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल कैरेक्टर इंक्लूड, क्या? इंक्लूड, आगे भाई, इंक्लूड इन, इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल कैरेक्टर, इट इंक्लूड दो बार आ गया भाई, इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल कैरेक्टर like external and internal character of living organism, like external and internal, बस समझ जाएंगे। तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर्स को भी लिया गया। इट इज यूज टू नो इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो नियो सिस्टमैटिक है, ये एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशनशिप है ये भी बताता है। तो इट इज यूज टू नो, इट इज यूज्ड टू नो इंटर रिलेशनशिप, इट इज यूज टू नो इंटर रिलेशनशिप among organisms। नेक्स्ट आते हैं, ये जो नियो सिस्टमैटिक है ना, ये किस पे बेस्ड है? एनसीईआरटी कहता है कि नियो सिस्टमैटिक मेनली इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस्ड है। किस पे? इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक रिलेशनशिप पे बेस्ड है। तो लिखना नियो सिस्टमैटिक्स इज, नियो सिस्टमैटिक्स इज मेनली बेस्ड ऑन, mainly based on neo systematics is mainly based on, हाँ भाई इसमें based है, mainly based on evolutionary as well as genetic relation। क्लियर? तो देखते हैं, इट इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल कैरेक्टर लाइक एक्सटर्नल एंड इंटरनल एंड फ्लोरल कैरेक्टर ऑल्सो। ये फ्लोरल कैरेक्टर को भी लिया है। क्या? फ्लोरल कैरेक्टर्स को भी लिया है। यानी फ्लोरल कैरेक्टर मतलब रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, क्योंकि प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है? फ्लावर। क्या? फ्लावर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई किस क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को लिया गया? आंसर जाएगा न्यू सिस्टमैटिक्स है, न्यू सिस्टमैटिक्स। क्लियर? हमारे अर्थ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पाया जाता है? हमारे अर्थ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पाया जाता है? यानी मैक्सिमम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाता है? हाँ भाई, कहाँ पाया जाता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम डाइवर्सिटी, वैसा एरिया जहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाया जाता है। आपको पता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हॉट स्पॉट। क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट वैसा एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाया जाता है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहने का मतलब है वैसा एरिया जहाँ पे मोर नंबर ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, प्लांट्स और एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसे एरिया को क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। तो हमारे इंडिया का हॉट स्पॉट क्या है? सॉरी, हमारे इंडिया बोलते हैं, हमारे अर्थ का हॉट स्पॉट क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इंडिया में हॉट स्पॉट कहाँ है? तो इंडिया में हॉट स्पॉट वेस्टर्न हिमालय की तरफ है, केरल की तरफ है, हमारा सुंदरबन, ठीक है, जो बंगाल में है। ये सब क्या है? हॉट स्पॉट है। वहां पे डाइवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का बहुत है। क्लियर? तो मैक्सिमम डाइवर्सिटी लेकिन हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? बोलो ना, मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ है? तो सर मैक्सिमम डाइवर्सिटी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। कहाँ पे है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पे? ये जो फर्स्ट मैक्सिमम डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पे है? हाँ भाई, सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ पे है? बोलो ना, कोरल रीफ में है। कहाँ पे है? कोरल रीफ। हाँ भाई, कहाँ पे? कोरल रीफ में। ठीक है, ये कोरल रीफ क्या होता है? तो समुद्र के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो रॉक होता है, चट्टान होता है, उसी को क्या कहते हैं? कोरल रीफ कहते हैं। आप सिलेंट्रेटा पढ़े हैं, सिलेंट्रेटा तो सिलेंट्रेटा के मेंबर्स, उनका जो सेल होता है ना, वो कैल्केरियस सेल होता है, वही डेड होते हैं। तो समुद्र में क्या बनाते हैं? ओशन में क्या बनाते हैं? कोरल रीफ बनाते हैं। क्या? कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ सुने होंगे। इन ओशन रॉक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इन ओशन रॉक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो रॉक होता है ना ओशन में, उस वहां पे सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। क्या? सेकेंड मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। फर्स्ट मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को कहाँ मिलता है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। कहाँ पे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अब सर आप तब से बोल रहे हैं ना कि हमारे अर्थ पे इतने सारे स्पीसीज है, कितने स्पीसीज हैं? तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं। समझ में आ गया? जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसको क्लासिफाई कर दिए हैं। अभी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके बारे में हम जानते भी नहीं है, जिसको देखे भी नहीं है। समझ में आ गया? जब जाएंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे घूमने तो बहुत सारे स्पीसीज ऐसे दिखेंगे जिसको हम जानते भी नहीं। क्लियर है? तो ये डाटा आपको जरूर याद रखना है। नंबर ऑफ स्पीसीज डाटा लिखना दो। The number of species that are the number of species that are known and described, हाँ भाई, अभी तक कितने नॉन स्पीसीज है जिसको हम जानते हैं और जिसको डिस्क्राइब किया जा चुका है? कितने हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। कितने हैं? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज ऐसे हैं जिसको हम जानते हैं और जिसको डिस्क्राइब किया जा चुका है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो टैक्सोनॉमी है, क्या ये जो टैक्सोनॉमी है, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? टैक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? सुनिए। तो टैक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना। क्या? अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, मान लो कि तुम एक साइंटिस्ट हो और जाते हो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तुम जाते हो। क्लियर है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में गए और जाके वहां से कॉल किए अपने साइंटिस्ट का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वहां पे, सर हम एक नया स्पीसीज देखे हैं। समझ में आ गया? इसके पास 4 पैर है और ये फुदक के चलता है। इसका जो स्किन है ना, ये मॉइस्ट है। कैसा स्किन है? मॉइस्ट है। और ये पानी में भी रह सकता है और ये लैंड पे भी सर्वाइव कर सकता है। ये पानी में भी रह सकता है और ये लैंड पे भी सर्वाइव कर सकता है, जमीन पे भी रह सकता है। क्लियर है? लेकिन इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी में जाना मस्ट है। मतलब ये अपने रिप्रोडक्शन के लिए कहाँ पे जाएगा? वाटर बॉडी में जाएगा। तो ये नया ऑर्गेनिज्म है, तो वहां से आपको रिप्लाई आएगा कि भाई ये नया ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसको तो खोजा जा चुका है। ये क्या है? ये है फ्रॉग। क्या है भाई? फ्रॉग है, आप जान जाइए। इसको राना टिग्रीना कहते हैं, इसका नेमिंग भी किया जा चुका है। तो फेल है ना? आप कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं ढूंढे, आप उसी ऑर्गेनिज्म को ढूंढे, कैरेक्टर बताए जिसको पहले से ढूंढा जा चुका है। क्लियर है? लेकिन आप फिर से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे जाते हैं, ठीक है, फिर आपको एक नया ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है और फिर से आप उसको क्या करते हैं? बताते हैं अपने साइंटिस्ट को कॉल करके कि भाई हम एक स्पीसीज देखे हैं जिसके पास 3 लेग्स है। क्या? 3 लेग्स है। कितने लेग है?
3 लेग्स है, 3 आईज है उसके पास, एक टेल है, क्या है, एक पूंछ है। अब इतना, और ये कहाँ पे रहता है बोलो ना, ये जमीन पे रहता है और फुदक फुदक के चलता है। तो ये कुछ कैरेक्टराइजेशन बताया, क्या बताया, कुछ कैरेक्टराइजेशन तुम बताया। अब जो साइंटिस्ट है ना, वो कैरेक्टराइजेशन को मिलाएंगे कि भाई क्या ऐसा स्पीसीज आज तक अर्थ पे ढूंढा जा चुका है, तो पता चलेगा नहीं ढूंढा गया है। क्या नहीं ढूंढा गया है, समझ में आ गया, आज तक ऐसा स्पीसीज नहीं ढूंढा गया है। तो वहां से आपको जवाब आएगा कांग्रेचुलेशन, आप एक नया स्पीसीज ढूंढिए, लेके आइए, इस पे वर्क होगा, फिर उसका एक अलग से चार्ट बनाया जाएगा, उसका कैरेक्टराइजेशन किया जाएगा, फिर उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसका नोमेनक्लेचर दिया जाएगा, और फिर से उसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा। जैसे देखो, क्लासिफिकेशन तुम रोज अपने डेली लाइफ में भी करते हो, किचन में, है ना, कॉल जाता है भाई तुम हल्दी लेके आना, उसके बाद चीनी लेके आना, नमक लेके आना, जीरा मिर्च है ना, ये सब तुम लेके आना, तुम लेके जाते हो मार्केट से, है ना, किचन में जाते हो, रख देते हो। तो क्या होता है, घर पे उसके पैकेट को खोला जाता है और देखा जाता है भाई पाउडरी सब्सटेंस है, येलो कलर का है और कुछ उसका खास स्मेल है। तो चुपचाप से माँ उसको क्या करती है, हल्दी के डब्बे में डाल देती है। तो क्या की, उसका क्लासिफिकेशन हो गया। क्या हुआ, उसका क्लासिफिकेशन हो गया। कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, क्या क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, थोड़ा सा क्रिस्टल बड़ा से बड़ा होता है, वाटर में इजिली डिजोल्व नहीं होगा, वाटर में इजिली डिजोल्व नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा। और कुछ एक ऐसा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसका क्रिस्टल बहुत छोटा छोटा है और वाटर में इजिली डिजोल्व हो जाएगा। तो कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे आप एक को चीनी के डब्बे में डाल देते हो और दूसरे को बोलो ना नमक के डब्बे में डाल देते हो। लेकिन मार्केट से कुछ तुम नया सब्सटेंस लाए, कोई नया मटेरियल लाए, जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, समझ में आया। मान लो जनरली घर में विनेगर नहीं है, क्या है, विनेगर नहीं है, लेकिन आप किचन में विनेगर लेके आ गए, ठीक है। तो पहले क्लासिफिकेशन किया जाएगा, माँ उसको कैरेक्टराइजेशन करेगा, ये क्या लेके आ गया, है ना, इसको किस डब्बा में लाए। तो पता चलेगा ये नया नया मटेरियल है, अभी तो आया ही है, इसका पहले से कोई डब्बा नहीं है, इसका पहले से कोई ग्रुपिंग नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसको एक अलग सेपरेट डब्बे में रख दिया जाएगा किचन। तो ठीक वैसा ही होता है भाई, टैक्सोनॉमी भी वैसे ही करता है काम। अगर आप किसी स्पीसीज को ढूंढते हैं और पहले से ही वैसे स्पीसीज का कैरेक्टराइजेशन किया जा चुका है, तो हम उसको उस ग्रुप में डाल देते हैं। लेकिन कुछ आप नया स्पीसीज देखते हैं जिसका कैरेक्टराइजेशन नहीं किया गया है, जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं किया गया है, तो हम उसके लिए एक नया ग्रुप बना देते हैं। क्लियर है। तो टैक्सोनॉमी से फायदा क्या है, ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन से फायदा क्या है कि हम अननोन ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं। क्या, अननोन ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई टैक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, नोन स्पीसीज को पहचानना या अननोन स्पीसीज को पहचानना। आपको जवाब देना है अननोन स्पीसीज को पहचानना। क्या, अननोन स्पीसीज को पहचानना। तो नेक्स्ट लिखेंगे प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सोनॉमी। और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। अननोन ऑर्गेनिज्म को पहचानना, ये प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है किसका, टैक्सोनॉमी का। क्लियर। नेक्स्ट अब हम आते हैं, देखो बहुत सारे सिस्टम पढ़ लिए हम, क्या, टैक्सोनॉमी का, ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन का, सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी देखे, सिस्टमैटिक देखे और नियो सिस्टमैटिक देखे। चलिए अब हम आते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे। अब देखो ना, अर्थ पे अभी तक कितने नोन ऑर्गेनिज्म है, नोन एंड डिस्क्राइब ऑर्गेनिज्म है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है जिसको हम जानते हैं, जिसका नाम हमको पता है। यही भाई समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, 1.8 मिलियन स्पीसीज ऐसे हैं जिसका नाम हमको पता है, ठीक है। जैसे फ्रॉग हो गया, जानते हैं, राना टिग्रीना। जैसे ये क्या बोलते हैं, आलू हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम। जैसे मैंगो हो गया, मैग्निफेरा इंडिका, ये सब। अब आप बताइए कि 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज है जिसका हम नाम जानते हैं, जिसको आइडेंटिफाई किया जा चुका है।
और इस सारे स्पीसीज का लोकल नेम होता है, क्या होता है, सारे स्पीसीज का लोकल नेम होता है या सारे स्पीसीज का इंग्लिश नेम होता है। एक साइंटिस्ट जो पढ़ाई कर रहा है, समझ में आ गया। अब वो लोकल नाम याद रखेगा। मान लो कोई साइंटिस्ट अमेरिका से आता है फ्रॉग पे रिसर्च करने, क्या फ्रॉग पे रिसर्च करने, ठीक है, फ्रॉग पे रिसर्च करने आ गया बिहार में, ठीक है। वो फ्रॉग के बारे में पूछते रह जाएगा, भैया फ्रॉग कहाँ मिलेगा, फ्रॉग कहाँ मिलेगा, तो कोई नहीं बताएगा कि फ्रॉग कहाँ मिलेगा। समझ में आ गया है। हालांकि हमको आपको पता है कि अंग्रेजी में मेढक को क्या कहते हैं, फ्रॉग कहते हैं, लेकिन वो किसी गांव में चला गया और फ्रॉग को ढूंढ रहा है, तो उसको मिलेगा क्या, नहीं, कोई उसके बारे में नहीं बताएगा, नहीं बता पाएगा। लेकिन जैसे ही वो देखेगा कि भाई ये ऑर्गेनिज्म है जो फुदक फुदक के चल रहा है, स्किन इसका मॉइस्ट होता है, बोलेगा यही तो है फ्रॉग, तो गांव का लोग क्या बोलेगा कि भाई ये बेंग है, क्या ये बेंग है। समझ में आ गया। इसका मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का लोकल नेम होता है, क्या होता है, लोकल नेम होता है। एक तो इंग्लिश नेम होता है, उसके बाद ट्रेडिशनल नेम होता है। अब एक मेढक, इसका बिहार में कुछ और नाम है, चलो बिहार में इसको क्या कहते हैं, क्या कहती है, बेंग कहती है, ठीक है। हिंदी में क्या कहती है, मेढक कहती है। बंगाल में कुछ और बोलते होंगे मेढक को, क्लियर है। कर्नाटका में मेढक को कुछ और बोलते होंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का रीजनल नेम है, जैसे नेनुआ, नेनुआ पता है, नेनुआ का इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट गार्ड, क्या कहते हैं, स्वीट गार्ड। तो मीठा लगता है ना नेनुआ खाने में, सब्जी बनता है तो नेनुआ को बोलते हैं स्वीट गार्ड, ठीक है। अब नेनुआ को अपने बिहार में बहुत आदमी नेनुआ बोलता है और बहुत आदमी घिउड़ा बोलता है। तो बहुत सारे लोकल नेम है ऐसे ऑर्गेनिज्म। तो पहले से ही बहुत सारे स्पीसीज है, कितने, 1.7 to 1.8, और सारे स्पीसीज का लोकल नेम, ट्रेडिशनल नेम, इंग्लिश नेम याद रखते रखते साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, एकदम पागल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सारे साइंटिस्ट का कमिटी मिलके बोला कि भाई ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, हमको क्या करना चाहिए, सारे स्पीसीज का एक साइंटिफिक नेम देना चाहिए, सारे स्पीसीज को एक साइंटिफिक नेम देना चाहिए ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। समझ में आ गया, ताकि स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो सारे साइंटिस्ट मिलके ऑर्गेनिज्म, सारे साइंटिस्ट का कमिटी मिलके ऑर्गेनिज्म को एक नाम देता है जिसको बोलते हैं साइंटिफिक नेम, क्या, साइंटिफिक नेम। ये जो साइंटिफिक नेम दिया जाता है ना, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे साइंटिफिक नेम का कॉन्सेप्ट कौन, बोलो ना, लीनियस ने। किसने, लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। वो बोला भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म में ना 2 वर्ड होना चाहिए, यानी वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को दिए, क्या दिए, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को दिए। तो नेक्स्ट हेडिंग हमको पढ़ना है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्यों पढ़ना है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म का बहुत सारा नाम होता है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, भाई कि स्पीसीज का बहुत सारा नाम है, तो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए साइंटिस्ट तो किसी एक ही नाम को ना याद रखेगा, तो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए साइंटिफिक नेम दिया गया, और वो साइंटिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस पे दिया गया। किसके बेसिस पे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस पे, कि भाई एक ऑर्गेनिज्म का एक नाम होगा, ठीक है। आप ट्रेडिशनल नाम बोलिए जो आपको बोलना है, लेकिन हमारे एजुकेशन फील्ड में, लेकिन हमारे रिसर्च फील्ड में किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम एक होगा, चाहे वो आप अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, टोरंटो में हो, जापान में हो, कहीं पे भी हो, पाकिस्तान में हो, कहीं पे भी साइंटिफिक नेम आलू का सोलेनम ट्यूबरोसम ही होगा। चाहे आप चाइना में भी चले जाइए, चाइना में भी आलू को क्या बोलेंगे, चिंगचैचू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सोलेनम ट्यूबरोसम। समझ में आ गया। वहां के साइंटिस्ट भी पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरोसम बोलेंगे, वहां के साइंटिस्ट भी मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका कहेंगे। समझ में आ गया। इससे क्या हुआ, सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया। साइंटिस्ट कहीं पे भी जाएगा, अपना रिसर्च करेगा, उसको कंफ्यूजन नहीं होगा, अपना पेपर पब्लिश कर देगा, तो एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट के लैंग्वेज को आसानी से समझ जाएगा। समझ में आ गया। तो इसीलिए दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्या, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो नेक्स्ट हेडिंग में करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे पहले जो साइंटिस्ट दिए थे, इनका नाम है लीनियस, क्या, लीनियस। आज हम इनको बोलते हैं कैरोलस लीनियस। ये कैरोलस लीनियस, एक्चुअल में इनका नाम था कार्ल वॉन लीने। क्या नाम था, कार्ल वॉन लीने।
लेकिन ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को दिए। इनका कहना था भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम देंगे उसमें दो वर्ड होगा, एक तो होगा उसका जीनस और दूसरा होगा स्पेसीज। इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से इंस्पायर्ड होके कार्ल वॉन लीने ने भी अपना नाम क्या कर लिया, दो वर्ड का रख लिया, कैरोलस लीनियस। समझ में आ गया? है कहानी है, बेकार है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। क्वेश्चन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से पूछा जाता है कि सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे मास लेवल पे काम कौन किया, बड़े लेवल पे लार्ज स्केल पे काम कौन किया? आपका जवाब होगा लीनियस अंकल ने किया। किसने किया? लीनियस ने किया। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के फाउंडर कौन है? आपको जवाब देना होगा लीनियस है। कौन है? लीनियस है। लीनियस बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का क्या किया? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। क्या दिया भाई? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। लीनियस एक बुक लिखा जिसका नाम है स्पीसीज प्लांटेरम। क्या है? स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम ये बुक है। इस बुक में लीनियस ने बहुत सारे प्लांट्स के साइंटिफिक नेम को लिखा है। क्या? बहुत सारे प्लांट्स के साइंटिफिक नेम को लिखा है। तो ये किसके लिए भाई? स्पीसीज प्लांटेरम किसका डिस्क्रिप्शन है? साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स के बारे में इसमें लिखा हुआ है। क्या? साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लीनियस ने अपने किस बुक में, लीनियस ने अपने कौन से बुक में प्लांट नेम का डिस्क्रिप्शन दिया है, प्लांट नेम का साइंटिफिक नेम लिखा है? आंसर जाएगा स्पीसीज प्लांटेरम। क्या? स्पीसीज प्लांटेरम। लीनियस ने दूसरा बुक लिखा सिस्टमा नेचर। क्या? सिस्टमा नेचर। सिस्टमा नेचर ये भी एक बुक है जिसमें लीनियस ने साइंटिफिक नेम लिखा है। किसके बारे में? एनिमल्स का साइंटिफिक नेम लिखा है। किसका? एनिमल्स का। तो साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल का डिस्क्रिप्शन। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लीनियस ने अपने किस बुक में साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स को लिखा है? आंसर चला जाता है सिस्टमा नेचर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ना, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये एक जो साइंटिफिक नेम है वो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे होता है। क्या? टर्म्स एंड कंडीशन पे होता है। एनिमल्स का जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा उसको ICZN डिसाइड करता है। कौन? ICZN डिसाइड करता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और प्लांट्स का जो नोमेनक्लेचर होगा वो ICBN डिसाइड करता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। क्या? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ICZN क्या है, ICBN क्या है, ऐसा। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ना वो दिया जाता है, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर पहले से ही बहुत सारा एग्री और बहुत सारा एग्रीमेंट और बहुत सारा प्रिंसिपल और बहुत सारा क्राइटेरिया तैयार हो चुका है कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम सर्टेन क्राइटेरिया पे, सर्टेन प्रिंसिपल पे ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किए और अपने नाम के बेसिस पे उसका नाम दे दिए। समझ में आ गया? तो उसके लोकेशन के बेसिस पे साइंटिफिक नेम दिया जाता है, टाइम के बेसिस पे साइंटिफिक नेम दिया जाता है। ठीक है? और अगर साइंटिस्ट वर्क किया है तो उसका नाम भी लास्ट में लिख दिया जाता है। वो सब हम देखेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। अब जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम दिया गया, तो सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का मतलब पोटैटो का बोटैनिकल नेम है। सोलेनम लिया गया है सोलेनेसी फैमिली से। क्या? सोलेनेसी फैमिली से। और जो आलू होता है ना, पोटैटो होता है, वो ट्यूबर नेचर का होता है। क्या? ट्यूबर नेचर का होता है, वो स्टेम उसका ट्यूबर होता है, तो इसीलिए उसका बोटैनिकल नेम क्या हो गया? सोलेनम ट्यूबरोसम। क्लियर है? वैसे ही मैंगो लिया गया है मैग्निफेरा इंडिका, मतलब इसका जो ओरिजिन है स्पेसीज है कहाँ पे? इंडिया में है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैग्निफेरा
इंडिका। इस तरह से ऑर्गेनिज्म का हम नेमिंग करते हैं। क्लियर? आगे आते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो दिया गया है वो साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन scientific name are based on agreed principle and criteria. Agreed principle and criteria. पहले से ही प्रिंसिपल और क्राइटेरिया तैयार किया जाता है, उसी के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्लांट्स के लिए अलग है। प्लांट्स के लिए कौन नेम डिसाइड करता है भाई? आईसीबीएन डिसाइड करता है। कौन? आईसीबीएन। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। क्या होता है? इंटरनेशनल नेम ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। और यहाँ पे क्या हो? ये आईसीबीएन किसका बायोलॉजिकल नेम देता है? प्लांट का। आईसीजेडएन किसका नोमेनक्लेचर करता है भाई? आईसीजेडएन किसका नोमेनक्लेचर करता है? तो ये एनिमल का नोमेनक्लेचर करता है। आईसीजेडएन का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ, बोलो भाई, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आईसीबीएन, आईसीजेडएन। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने का क्या क्या रूल है, कौन कौन सा रूल है। समझ में आ गया? तो पहला जो वर्ड होता है वो जीनस होता है, दूसरा स्पीसीज होता है। कोई सा भी साइंटिफिक नेम दो वर्ड को रखता है। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? जीनस, और दूसरे को बोलते हैं स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। जीनस जब भी लिखते हैं कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जीनस जब भी लिखते हैं तो उसका शुरुआत कैपिटल लेटर से करते हैं, और स्पेसीज जब भी लिखते हैं उसका शुरुआत स्मॉल लेटर से करते हैं। जीनस और स्पेसीज जब प्रिंट किया जाता है, जब भी बायोलॉजिकल नेम को प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है, और जब भी बायोलॉजिकल नेम को लिखा जाता है, हैंड रिटन लिखा जाता है, तो जीनस को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है और स्पेसीज को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। प्लांट के केस में जीनस और स्पीसीज एक जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन एनिमल के केस में जीनस और स्पीसीज एक जैसा हो सकता है। जैसे मैंगो का नाम मैग्नीफेरा नहीं हो सकता है, मैग्नीफेरा इंडिका होगा। जैसा जीनस वैसा स्पीसीज नहीं हो सकता है, लेकिन एनिमल के केस में आप रिपीट कर सकते हैं वर्ड को। आपको पता है वर्ड को रिपीट करना किसी भी एक नाम के लिए टोटोनिम्स कहलाता है। यानी प्लांट में टोटोनिम्स पॉसिबल नहीं है, जबकि एनिमल में टोटोनिम्स पॉसिबल है। जैसे नाजा नाजा, समझ में आ गया? नाजा नाजा ये क्या है? किंग कोबरा का, हम तुमको जाने से मना नहीं कर रहे। नाजा नाजा मतलब किंग कोबरा का क्या है? ये साइंटिफिक नेम है। ठीक है? रैटस रैटस ये क्या है? रैट का, इंडियन रैट का साइंटिफिक नेम है रैटस रैटस। यानी एनिमल्स के नेम में हम टोटोनिम दिखा सकते हैं, एक ही नाम को दो बार, एक ही वर्ड को दो बार लिख सकते हैं, लेकिन प्लांट में एक ही वर्ड को दो बार नहीं लिख सकते। तो ये सब कुछ रूल है बायोलॉजिकल नेम के लिए, मतलब साइंटिफिक नेम के लिए। ठीक है? तो अगले क्लास में हम पढ़ेंगे रूल फॉर क्या, मेन रूल फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आप रूल पढ़ के आइएगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, आप रूल पढ़ लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा आप जरूर पूछिएगा। एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़ना है। तो अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके बाद टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी पढ़ेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होता है आप जरूर पूछिए। हैंड रिटन नोट्स मेंटेन कीजिए।